फिल्म स्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोपी समीर वानखेड़े से आज सीबीआई ने मुंबई में पूछताछ की। जिस आदमी ने शाहरुख खान को हाथ जोड़कर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, उससे आज सीबीआई ने पूछा कि क्या तुमने नशाखोरी के आरोप में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को इसलिए पकड़ा ताकि 25 करोड़ की रिश्वत हासिल कर सको। समीर वानखेड़े बहुत चर्चित सरकारी अधिकारी हैं। वो अभी चेन्नई में एक बड़े सरकारी पद पर हैं। सीबीआई ने इन पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसीलिए वो बहुत चर्चा में आए। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुद्दा एक बड़े और जिम्मेदार अधिकारी से जुड़ा हुआ है। 15 साल पहले 2008 में समीर वानखेड़े देश की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण नौकरी सिविल सर्विसेज में चुने गए थे। 2.25 लाख लोगों में से केवल 881 लोग इसमें पास हुए थे। ऐसे कठिन एग्जाम को पास कर समीर वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बने। इनकम टैक्स अधिकारी चुने गए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए में भी उन्होंने काम किया। फिर नारकोटिक्स विभाग में आए और यहां भी बहुत ज्यादा नाम कमाया। बॉलीवुड में तो इनके नाम की गजब धमक थी, चाहे आयकर के केस में हो या फिर नशेबाजी के केस में। लेकिन साल 2021 में तस्वीर बदल गई। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर नशाखोरी रोकने के लिए रेड पड़ी। इसमें शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पकड़ा गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक अपराइट ऑफिसर की जिंदगी का सबसे काला सच बनकर सीबीआई के एफआईआर में दर्ज हुआ। कल तक जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, आज 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए बदनाम हो चुका है। एक हीरो के विलन वाले चेहरे की सच्चाई क्या है? इस सच्चाई में कई किरदार हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं। शाहरुख खान दया की भीख मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स आरोप लगाते लगाते जेल पहुंच गए। कई आईपीएस कोर्ट से गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं और अब समीर वानखेड़े वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। देखिए इन सब कहानियों के पीछे का सच क्या है हमारे इस खास पेशकश में। समीर वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा के प्रसिद्ध अधिकारी। सिनेमा के पर्दे पर जिस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उस फिल्मी डॉन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने पकड़ा और उसे 26 दिन जेल में रहना पड़ा। आर्यन खान की अरेस्ट बहुत बड़ी खबर थी। मुंबई से गोवा जाने वाली कार्डेलिया क्रूज में नशे के साथ युवाओं के खोने की खबर मिली। समीर वानखेड़े ने छापा मारा तो शाहरुख खान के बेटे अपने दोस्तों के साथ पकड़े गए। ग्यारह मई 2023 को दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज होती है। सूचना देने वाले का नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय में तैनात सुपरिटेंडेंट कपिल। आपकी टीवी स्क्रीन पर उस एफआईआर की कॉपी है। इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें समीर वानखेड़े आईआरएस जोनल डायरेक्टर एनसीबी मुंबई जोन, विश्व विजय सिंह सुपरिटेंडेंट एनसीबी, आशीष रंजन सतर्कता अधिकारी एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट, केपी गोसावी प्राइवेट पर्सन, सैमुअल डिसूजा प्राइवेट पर्सन, अन्य अज्ञात व्यक्ति। इन पांचों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने की मंशा जताई गई।
इसके लिए 25 अक्टूबर 2021 को बनाई गई एक SET को आधार बनाया गया, जिसके मुखिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ विजिलेंस अधिकारी थे, जिन्हें सूचना मिली थी कि मुंबई जोन में 2021 के केस नंबर 94 में करप्शन हुआ है, जिसकी जांच के प्रभारी मुंबई जोन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े थे। अक्टूबर 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन को एक गुप्त सूचना मिली कि कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर कुछ ऐसे लोग सवार हैं जिनके पास नशे का सामान है, साथ ही वो नशे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए समीर वानखेड़े की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह, साथ ही आशीष रंजन प्रसाद आईओ और 2 प्राइवेट लोग, जिसमें केसी गोसावी और प्रभाकर सेल थे, इन्हें प्राइवेट विटनेस बनाया गया। इस केस में सर्च, सीजर और अरेस्ट हुई, लेकिन इसी एक्शन में जब जांच आगे बढ़ी तो करप्शन के गंभीर आरोप लगे, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और जब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो साफ सुथरी, ईमानदार और कट्टर छवि वाले समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे, जिसके खिलाफ सीबीआई ने जब केस दर्ज किया तो समीर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। समीर वानखेड़े के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसके अगेंस्ट एक क्रॉस एफआईआर भी हमारे तरफ से रजिस्टर की जाए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि कोर्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो लॉ के अंडर परमिसिबल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक सेल्फी है। इस सेल्फी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है और एक आदमी जिसका नाम है किरण गोसावी। यह सेल्फी तब ली गई जब कॉर्डेलिया शिप में नशाखोरी की सूचना मिलने पर छापा पड़ा और वहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन अपने दोस्तों के साथ अरेस्ट हुए। जब उन्हें क्रूज से निकालकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस लाया गया तो पूरी सर्च टीम में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय था तो वो इस सेल्फी में मौजूद शख्स था, जिसका नाम है किरण गोसावी। इस सक्रियता में ही समीर वानखेड़े के बुरे दिन की कहानी भी छिपी है, जिसे नारकोटिक्स ब्यूरो की SET रिपोर्ट में पढ़ा जा सकता है। आरोप नंबर 1, आर्यन खान को नशे के आरोप से मुक्त करने के लिए समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने एक सरकारी छापेमारी के दौरान एक प्राइवेट शख्स को इतनी छूट दी ताकि ऐसा लग सके कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी है। समीर वानखेड़े इस प्राइवेट शख्स को अपने साथ छापे में भी ले गए और छापेमारी के बाद उसे एनसीबी के दफ्तर ले आए। यहीं बैठकर इस प्राइवेट शख्स किरण गोसावी ने आर्यन खान के साथ सेल्फी ली, बाद में उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड किया और यही तस्वीर और ऑडियो रिकॉर्डिंग शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को भेजा गया। आरोप है कि ये ऑडियो क्लिप और ये तस्वीर शाहरुख खान के बेटे को छुड़ाने के एवज में पैसे मांगने के मकसद से भेजा गया था। SET की रिपोर्ट को आधार बनाकर लिखी गई CBI की रिपोर्ट में जिक्र है कि गोसावी ने पूजा डडलानी से 25 करोड़ रुपए मांगे। बदले में आर्यन को चुपचाप छोड़ देने का ऑफर दिया गया। फाइनल डील 18 करोड़ रुपए में लॉक हो गई। 50 लाख रुपए बतौर पेशगी आ भी गए, लेकिन जब रेड में गोसावी की मौजूदगी पर विवाद हुआ तो 38 लाख लौटा दिए गए और 12 लाख रुपए ये कहकर नहीं दिए गए कि वो पैसा समीर वानखेड़े के पास है। अगर हमारे ऊपर एलिगेशंस दी जा रही है किसी के ऊपर कि उन्होंने घूस ली है, तो घूस किसने दी है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि उन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसे दिए, तो एक्स अमाउंट ऑफ पैसे किसके जेब से आए और वो देने को किसका फ़ायदा हुआ, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर शाहरुख खान अगर जो पैसे दे रहे हैं तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। CBI की FIR में आर्यन खान केस में रिश्वत लेने का जो आरोप समीर वानखेड़े पर लगा है, उन्हें झूठा साबित करने के लिए समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ फोन पर मैसेज के जरिए की गई अपनी बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है। मैसेज पर हुई बातचीत उस रिट पिटीशन का हिस्सा है जो वानखेड़े ने 19 मई 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की।
दोनों के बीच हुई बातचीत करीब 22 पेज में दर्ज है। ये बातचीत 3 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच हुई। कोर्ट में पेश मैसेजेस में से शाहरुख खान ने 12 दिन में 60 मैसेज किए। जवाब में समीर वानखेड़े ने 19 मैसेज किए। समीर साहब, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे पता है ये आधिकारिक तौर पर सही नहीं है, शायद गलत है, लेकिन एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ? प्लीज़ कॉल। क्या ये सही समय है कॉल करने के लिए? थैंक यू। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। वो ऐसा बनेगा कि हम सब उस पर गर्व करें, इसका भरोसा मैं आपको देता हूँ। ये घटना उसके जीवन में निर्णायक साबित होगी। इस देश को मेहनत करने वाले युवाओं की ज़रूरत है जो इसे आगे ले जाएं। मैं आपसे मिलने खुद आऊँगा। आप मुझे अपनी सुविधा से सही समय बताएं। आपकी ईमानदारी के लिए मेरे मन में हमेशा से सम्मान था, जो अब और ज़्यादा बढ़ गया है। आपके लिए बहुत सम्मान है। हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे, पहले ये सब निपट जाए उसके बाद। हाँ, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। आपने जो कहा मैं वैसा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको लगता है मेरे बेटे को सबक मिल गया है, जैसा उसे मिलना चाहिए था। इसीलिए आगे वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से हार्ड वर्क के ज़रिए भविष्य बनाएगा। धन्यवाद। किसी भी तरह से अपने ऑफिसर होने का कर्तव्य निभाते हुए आप मदद करें, जैसे भी हो। मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, पर डिपार्टमेंट के इंचार्ज समझते हैं कि सब ठीक है और आप संतुष्ट हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को माने, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर है। प्लीज़ थोड़ी दयालुता दिखाएं। मैं आपसे एक पिता के तौर पर भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़। डियर शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता और समझा पाता कि ताज़ा हालात क्या हैं, न कि एक जोनल डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं उसका कसूर क्या है। प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ। मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं है जिससे नुकसान हो। मैंने अपनी सीमा से बढ़कर उनसे भीख मांगी कि मेरे बच्चे के साथ राजनीति न हो। मैं भीख मांगता हूँ, ये बड़ी बात है। मेरा बेटा और मेरी फैमिली, कसम खाता हूँ, इसमें हिस्सा नहीं है। मैंने तो किसी से बात करने से रोका है और बोला है कि ये मूर्ख लोग मेरे बिहाफ पर बात ना करें। जब हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर क्या किया। आपको ठेस पहुँचाना मकसद नहीं था। आई स्वेयर मैन, प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ। आप अपने लोगों से कहें नरमी बरतें। मैं कसम खाता हूँ आपके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा और मदद करूँगा। जो भी अच्छा पाना चाहते हैं, ये एक आदमी का वायदा है और आप जानते हैं इसे निभाने में मैं अच्छा हूँ। मैं भीख मांगता हूँ कि मुझ पर और मेरी फैमिली पर दया करें। हम लोग सामान्य से लोग हैं। मेरे बेटे ने जो भी किया, इसके लिए वो हार्ड कोर क्रिमिनल के तौर पर जेल डिज़र्व नहीं करता। आप भी ये जानते हैं। प्लीज़ बड़ा दिल दिखाएं, प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ। आगे के मैसेज में शाहरुख खान पिता के तौर पर अपने बेटे और अपने परिवार को बचाने के लिए समीर वानखेड़े के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। वो दया की भीख मांग रहे हैं। आर्यन को जेल जाने से बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार नजर आ रहे हैं। सीबीआई के एफआईआर पर नजर डालें तो समीर वानखेड़े पर आरोप है कि वो आर्यन खान को छोड़ने के लिए पैसा चाहते थे। किरण गोसावी उनके इसी प्लान का हिस्सा था। यही वजह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को किरण गोसावी आर्यन खान के वॉइस नोट्स और फोटोज भेज रहा था। समीर वानखेड़े बाद में ये भी कहते हैं कि इस केस को लेकर राजनीति की जा रही है, जिसके बाद शाहरुख खान का कहना था कि उस राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान की तारीफ भी करते हुए समीर वानखेड़े नजर आते हैं। वो ये भी कहते हैं उन्होंने आर्यन को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। याचिका में समीर वानखेड़े ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान से उनकी बातें उतनी ही आत्मीय तब भी थी जब आर्यन खान का बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। वंदे मातरम। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि
सरकार ने काफ़ी भरोसा किया था, सपोर्ट किया है एंड कोर्ट्स ने भी काफ़ी न्याय दिखाया है। कुछ विकृत लोग थे जो फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी मुझे न्याय मिलेगा। 3 तारीख को जब अरेस्ट हुआ था, 15 तारीख का कॉन्वर्जेशन है, 12 दिन का कॉन्वर्जेशन है। दोस्त मेरे, 12 दिन के अंदर किसी किस्म का एलिगेशन शाहरुख के कॉन्वर्जेशन में नहीं है कि भाई तुम्हारे को पैसे दिए गए या तुमने डिमांड किए थे या तुम्हारी तरफ से डिमांड आया था। उसमें जो है उस चैट में ये जो है कहा जा रहा है कि मेरे बेटे का आप ख्याल रखिएगा। शाहरुख खान जो है, एक बाप अगर किसी एक ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि उसका बच्चा कस्टडी में और उसका ख्याल रखने के लिए, तो क्या गलत कर रहा है? कुछ गलत नहीं कर रहा। समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि जो है आप घबराइए मत, आपका बेटा जो है जल्दी छूट जाएगा। जल्दी छूट जाएगा क्या? ही हैज टोल्ड हिम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आरोप नंबर 2, केपी गोसावी और सैमुअल डिसूजा को जानबूझकर साजिश के तहत एक्टिव रहने की छूट दी। समीर वानखेड़े ने 2021 के केस नंबर 94 में क्रूज पर रेड के दौरान 2 गैर सरकारी लोगों को भी रखा। इसका मकसद यह था कि छापे के 2 प्राइवेट साक्षी की कानूनी जरूरत को पूरा करना। इनमें से एक का नाम किरण गोसावी तो दूसरे का नाम प्रभाकर सेल था। छापे को कवर कर रहे कैमरों के सामने ये इतने एक्टिव हुए जैसे यही असली एनसीबी है। इनका मकसद था आर्यन के परिवार को विश्वास दिलाना कि जब किरण गोसावी इनसे पैसों की डील करे तो उसे फ्रॉड समझकर भगा ना दिया जाए। लॉ पैरेलल में वहाँ पे उनको मैंने मिला दिया। मैंने डायरेक्टली एक दूसरे के सामने उन एक दूसरे को मिला दिया। किस आपने केपी गोस्वामी को किससे मिलाया? पूजा ददलानी से सामने मैंने मिला दिया। और इसने अपने आप को बोला था कि मैं एक क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। और जब मैं इसको मिला, मैं पहली बार उसको मेरे ख्याल से सेकेंड रात को मिला, तब उसके साथ प्रभाकर साहिल बॉडीगार्ड, उसकी गाड़ी में पुलिस। तो हम वी आर अंडर दैट इम्प्रेशन कि ये खुद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उसने बोला कि मैं वैसा जैसे उसने बोला तो मैंने मिला दिया। उन्होंने बात की, उनको भी कंफर्म हो गया। उसके बाद बाद में हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग गए ताज। फिर मालूम पड़ता है कि सुनील पाटिल का फ़ोन आता है और सुनील पाटिल बोलता है कि इसने तो इतने पैसे ले लिए। तो मैं बोला यार मेरे को तो मालूम नहीं। उतने बाद बोले यार गोसावी ने पैसे ले लिए। कितने पैसे ले लिए? 50 लाख रुपए प्रभाकर साहिल के थ्रू, जो डडलानी लाई। कुछ शौक में गया, मतलब 50 पेटी अब मैं कहाँ से ला के दूँ। फिर मैंने कैसे इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद आ रहा है, इसको फ़ोन किया इसका बंद आ रहा है। ऐसे कर करके फिर कैसे ना कैसे उनको बहुत गाली गलौज किए, बहुत प्रेशराइज किए। टॉर्चर करने के बाद उन्होंने पैसे वापस दिए। हम रिफ्यूट करते हैं क्योंकि पूरी सीबीआई की केस एविडेंस पे बेस्ड नहीं है, वो सब हियर से है। अगर वो कोई एविडेंस लाएंगे कि मैंने ब्राइब लिया है तो ये उन्हें प्रूव करना होगा कि ब्राइब देने वाला भी कोई था। अभी तक हियर से सुनी सुनाई बात पे सिर्फ मेरे इनोसेंट क्लाइंट को बलि का बकरा बना रहे हैं। मिस्टर वानखेड़े एक पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे एंड ही हैज डन नथिंग रॉन्ग। आरोप नंबर 3, गोसावी की प्राइवेट गाड़ी में आरोप। एनसीबी ऑफिस में गोसावी। क्रूज में छापे के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुछ और आरोपियों को एक प्राइवेट गाड़ी में लाया गया जो कि गोसावी की। इतना ही नहीं, रेड के बाद गोसावी को एनसीबी ऑफिस में आने दिया गया जो कि नियम के खिलाफ है। किसी प्राइवेट आदमी को इतनी ज्यादा छूट देने के पीछे समीर के दिमाग में चल रहा था प्लान। इसी वजह से गोसावी ने आरोपी के साथ सेल्फी ली और उसका ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया ताकि घर वालों को पूरा विश्वास हो जाए कि उनका बेटा नारकोटिक्स ब्यूरो की हिरासत में है। शायद इन्हीं स्थितियों को आधार बनाकर एनसीपी के नेता ने उस समय समीर वानखेड़े पर ऑर्गेनाइज्ड वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की थी। और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं, ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे।
हमने सवाल पूछा था, ये कौन दो व्यक्ति है जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे, ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसईटी रिपोर्ट को आधार बनाकर जो और बड़े आरोप लगाए हैं, वो आर्यन खान के छापे से ही जुड़े हैं। आरोप नंबर 4, आरोपियों की संख्या कम की गई। छापे के बाद लिखे गए पहले आई नोट में 27 आरोपी थे, जो बाद में 10 ही रह गए। ऐसे संकेत सुनील पाटिल भी देते हैं, जिनके बारे में दावा है कि कॉर्डेलिया क्रूज में नशे की पार्टी होगी। इसकी जानकारी सबसे पहले इनको मिली, फिर इन्होंने वो सूचना मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को दी। उनके जरिए समीर वानखेड़े तक पहुंची। ये जब टिप आई 1 तारीख को, उस मनीष भानुशाली मेरे दोस्त थे, मनीष भानुशाली और मैं रुका था, किरण गोसावी दूसरे रूम में रुके थे। पहले 4 बजे के करीब मनीष भानुशाली ये लोग अहमदाबाद में कुछ काम से हम लोग गए थे। ये लोग गांधीनगर मंत्रालय गए सुबह 11 बजे, वापस 4 आए नहीं थे। तो 4 बजे मुझे धवल भानुशाली का फ़ोन आया और नीरज यादव का फ़ोन आया मध्य प्रदेश से, भोपाल से, कि भाई ऐसा ऐसा काम है, आप करोगे क्या? क्रूज पार्टी हो रही है, बड़ा रेव ड्रग का मामला है। अल्लाह सब मेरा काम नहीं है भाई, आप अपने लेवल पे देख लो। तो मैंने उनको ना बोल दिया। फिर उसके बाद ये 6:30-7 बजे मैंने पूछा मनीष को कहाँ है, तो बोलता मैं आईबी के हेड ऑफिसर है जड़े साहब, उनके साथ बैठा हूँ। तो फिर उसके बाद 8 बजे के करीब आए वहाँ पे अहमदाबाद के होटल पे। 8 बजे के करीब अहमदाबाद होटल पे आने के बाद बोलते फिर नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को टिप भेजी, ये जो लिस्ट भेजी कि भाई ऐसा ऐसा काम है कि ये ड्रग्स के इस मामले में बड़ी शिप जा रही है, उसमें रेड करवानी है। तो फिर मुझे मनीष प्रेशर करने लगा कि भाऊ दो ना कॉन्टैक्ट। मतलब मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। तो मुझे याद था सैम डिसूजा की स्टोरी। पहले सैमुअल डिसूजा जो है, सैमुअल डिसूजा, इसको मैं 1 साल से जानता हूँ। इसका कुछ 4 महीना पहले एनसीबी से डीलिंग हुआ था। इसने खुद कहा था कि मेरा कुछ 25 लाख रुपए दे के मैं छूटा हूँ। इसको कुछ ड्रग पेडलर में ले रहे थे। तो फिर मैंने बोला मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सैमुअल डिसूजा का कॉन्टैक्ट है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। तो बस उतना ही है। बाद में 4:30-5 बजे के करीब, 3 बजे के करीब इनका फ़ोन आया किरण गोसावी जी का कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने मुझे एक सेल्फी भेजी, सेल्फी फ़ोटो भेजा नॉर्मल। फिर चैनबिल का फ़ोन आया कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं। कर लो, आपको कॉन्टैक्ट दे दिया है। मैं अहमदाबाद में था, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मैं अहमदाबाद में था। तो ये डीलिंग से मेरा वास्ता ही नहीं है। हाँ, वास्ता इतना, कॉन्टैक्ट कराने के बाद इनके पैसे अटके, तब मुझे निकालने के लिए सैम ने बोला कि भाई 50 लाख रुपए दिए आपके बोलने पे, आपने कॉन्टैक्ट करा के, आप निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे बुलाया कि आप भी चलो रेड के लिए। बोला मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, सब मेरा काम नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो मैं वहीं पर रुक गया अहमदाबाद में। तो मुझे 2 तारीख को दोपहर को इसका फ़ोन आया कि हम लोग पहुँच गए, हमसे मीटिंग हो गई। सैम भी था मीटिंग में। नहीं, जो नाम नहीं आए थे, बाद में जो लिस्ट भेजी थी उसमें से मैंने नाम टैली किया, तो वो नाम आधे तो नहीं थे, आधे छोड़ दिए हुए थे। जो लिस्ट मेरे पास थी, उस जो टिप की लिस्ट आई थी, उसमें नाम नहीं थे कुछ लोगों के। वही मनीष भानुशाली ने। और मुझे बाद में दूसरे दिन इसने एफआईआर कॉपी, अरेस्ट मेमो भेजा था किरण गोसावी ने। आरोप नंबर 5, अरबाज को छूट क्यों?
अरबाज ए मर्चेंट नाम के आरोपी को चरस के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसके पूरे केस को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, जबकि उसके जूते से चरस जब्त की गई थी। आरोप नंबर 6, सिद्धार्थ शाह को क्यों छोड़ा? सिद्धार्थ शाह ने स्वीकार किया कि अरबाज से पैसे लेकर उसने चरस बेची थी। उसने नशा करने की बात भी स्वीकार की, लेकिन संदिग्ध की सूची तक में उसका नाम नहीं रखा गया। कहीं किसी प्रकार से उसका केस डॉक्यूमेंट में नहीं लाया गया। आरोप नंबर 7, समीर और आशीष का करप्शन। सीबीआई की एफआईआर में लिखा है कि एसईटी ने अपनी निजी जांच में पाया कि समीर वानखेड़े और आशीष रंजन की आमदनी और संपत्ति का अनुपात सही नहीं है और आय के स्रोत के बारे में सही जवाब भी नहीं दे पा रहे। आरोप नंबर 8, किसके दम पर विदेश यात्रा। सीबीआई ने नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की ब्रांच की सूचना के आधार पर यह भी कहा है कि समीर वानखेड़े अपनी विदेश यात्राओं और वहां किए गए खर्च का सही ब्यौरा नहीं दे पाए। आरोप नंबर 9, विरल रंजन के साथ महंगी घड़ियों का कारोबार। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि वो विरल रंजन नाम के आदमी के साथ महंगी घड़ियों का व्यापार करते हैं और इसकी खबर उन्होंने अपने ऑफिस को भी नहीं दी। लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार और वकील इन आरोपों से सहमत नहीं है। प्रभाकर सैल, उनको उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है। हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। क्या इस बात में सच्चाई है कि समीर वानखेड़े 50,000 की शर्ट पहनते, 20 लाख की घड़ी पहनते? उन्होंने बिल देखा है, उन्होंने देखा है शॉपिंग करते हुए। और हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे ITR पे आपको सब मिलेगा। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है। बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। पूरी एक चेन ऑफ कमांड में सबसे ऊपर से नीचे ऑर्डर जाता है, पर अगर सिर्फ बीच के लोगों किए जाए तो वो उस तरफ से गलत हुआ। अगर मैं किसी अपने सुपीरियर के ऑर्डर या सुपरविजन के अंदर काम कर रही थी तो मेरे और वो काम गलत निकला तो मेरे सुपीरियर को भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि उनके तरफ से भी ऑर्डर गलत आया था। विभाग की जांच और सीबीआई की एफआईआर पर समीर वानखेड़े ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर पहले समीर वानखेड़े दिल्ली हाई कोर्ट गए, उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान ड्रग केस के दौरान हर एक डेवलपमेंट उनके वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में था। वो जो कुछ भी कह रहे थे या कर रहे थे वो सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक था। इसके बावजूद आर्यन खान केस का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया है। याचिका में समीर वानखेड़े ने अपनी ईमानदारी का भी ब्यौरा दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विभाग की जांच की रिपोर्ट और इस जांच को हेड कर रहे अधिकारी की कानूनी हैसियत नहीं है कि वो इस जांच को अंजाम दे सके। वहीं इस याचिका में डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वो जाति देखकर भेदभाव करते हैं। हमारे रिट में हमने रियल टाइम जो कम्युनिकेशन थी, जो मैसेजेस थी ज्ञानेश्वर सिंह और समीर वानखेड़े के बीच में, वो सब सबमिट की है और उसमें क्लियरली एविडेंट है कि समीर वानखेड़े अपने ज्ञानेश्वर सिंह के ऑर्डर पे ही काम कर रहे थे। वो इंडिविजुअल की तरह काम नहीं कर रहे थे, वो ही वाज वर्किंग एज अ ऑफिसर अंडर ज्ञानेश्वर सिंह। आर्यन एक्सटॉर्शन केस के दौरान ही एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर करीब 12 आरोप लगाए थे। उन्होंने समीर पर वसूली रैकेट का गैंग चलाने का आरोप लगाया, शादी के लिए हिंदू से मुसलमान बनने का आरोप लगाया
नौकरी के लिए खुद को दलित घोषित करने का दावा किया। विवादों में घिरे समीर वानखेड़े साल 2008 में इंडियन सिविल सर्विसेज के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुने गए। समीर वानखेड़े बेहद तेज तर्रार और ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते थे। समीर वानखेड़े ने साल 2010 में 2000 कर चोरों पर एक्शन लिया, जिसमें 200 बॉलीवुड के लोग शामिल थे। इसके साथ ही आतंक विरोधी देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA में भी समीर वानखेड़े अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रसूखदार लोगों पर एक्शन के लिए समीर वानखेड़े जाने जाते हैं। वर्ष 2017 में समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडेकर से शादी की थी। उनके कपड़े, टाई, घड़ियां वगैरह हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। शाहरुख खान के बेटे पर एक्शन से पहले तक वो एक एक्टिव, स्टाइलिश, स्मार्ट ब्यूरोक्रेट थे, जिनकी जरूरत सबको थी, लेकिन आरोपों ने उनकी छवि बदल दी है। शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल जाने के बाद समीर की स्थिति और खराब हुई। अब देश की अदालत ही समीर के भविष्य का फैसला करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।